रखा है। इसके हम कुछ एपिसोड्स रखेंगे, जिसके पहली एपिसोड्स आज द यूनिवर्स है। तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इन केस अगर आपका कोई ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप चैट में पूछ सकते हैं। मैं चूँकि प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चंस जो है ना वो नज़र नहीं आएंगे, तो मेरी बाकी टीम वो क्वेश्चंस पढ़ लेगी। एट दी एंड अगर कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से रहता हुआ तो वो मैं जो है ना आपको एंड पे आंसर कर दूंगा। मेरी टीम मुझे बता देगी कि ये वाले क्वेश्चंस आए थे, तो उनको मैं देख लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सफ़र है, उस सफ़र का रोड मैप मैं आपको पहले बता दूं कि इस सफ़र के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हम हमारी यूनिवर्स है क्या, उसके बाद ये बनी कैसे, और बिग बैंग क्या चीज़ है। मतलब कि हम शुरू से बिग बैंग थ्योरी सुनते हैं, तो उसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या और हमारी यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। तो एक मिनट, अली, आई फॉरगॉट। जी अहमद, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, आप करें ऑन। ओके ओके, तो चले हम नेक्स्ट चलते हैं। इस जो सारे हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन का मिशन होगा उसके ऊपर जो हमारी ना कुछ गाइडलाइंस होगी। बेसिकली ये कुछ रूल्स हैं, या रूल्स कह लें या कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को समझने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहला, द लाइट फ्रॉम द स्टार इज़ द लाइट फ्रॉम द पास्ट। जो स्टार से हमें लाइट मिलती है वो एक्चुअली माजी की होती है। तो उसको हम किस तरह, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज करें अर्थ है और अर्थ से दूर एक स्टार है जो कि 1 लाइट ईयर दूर है। अब लाइट ईयर एक डिस्टेंस का जो है ना यूनिट होता है। तो ये 1 लाइट ईयर दूर होने का मतलब है कि एक लाइट अगर स्टार से ट्रेवल करना स्टार्ट करे तो अर्थ तक उसको पहुंचने में 1 साल लग जाएगा। तो फर्ज करेंगे लाइट चलना स्टार्ट हुई स्टार से और 1 साल लग गया इसको अर्थ तक आते आते। अब उस 1 साल के अंदर अंदर ये स्टार ये स्टार हो सकता है मूव करके नीचे आ गया हो। लेकिन अब ये मूव करके नीचे आ गया, तो अब असल में 1 साल बाद जब लाइट हम तक पहुंची तब तक स्टार तो वहां पे मौजूद ही नहीं था जहां से लाइट स्टार्ट हुई थी। तो स्टार जो है वो नीचे है, लेकिन क्योंकि लाइट ऊपर से स्टार्ट हुई थी तो हमें स्टार असल में ऊपर ही नजर आएगा। तो ये हमें उसकी एक ना पास्ट नजर आ रहा है। तो आप जितने भी स्टार्स को देखते हैं तो वो आपको उन स्टार्स का पास्ट नजर आता है। आप रियल टाइम में किसी स्टार को देखते ही नहीं है, ये उनके पास से चली हुई जो लाइट थी वो आप तक अब पहुंच रही है। अब वो स्टार्स कहाँ पे हैं हम कंफर्मली आप देख के तो नहीं कह सकते कि एटलीस्ट के आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि ये स्टार की क्या ट्रैजेक्टरी थी और उस ट्रैजेक्टरी पे मूव करते हुए आज वो किस पोजीशन पे पहुंच गया होगा। तो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ स्टार को देख के जो अंदाज़ा लगा सकते हैं तो वो सिर्फ उसका पास्ट होता है। तो इस तरह जो होते हैं एस्ट्रोनॉमिस्ट, वो क्या होते हैं कि एक स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनका पास्ट जानते हैं उनकी लाइट से, ठीक है। तो जितना दूर स्टार होगा उससे उतनी पुरानी लाइट आएगी और उतना पुराना हम मंजर देख रहे होंगे। तो ये एक तरह से पास्ट में स्टार्स को पास्ट में देखने का एक जरिया है कि आप स्टार्स की लाइट को ऑब्जर्व करें। तो पहला तो ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि द लाइट्स ऑफ स्टार टेल अस अबाउट द एलिमेंट्स इन देम। कि आप एक स्टार की लाइट को सिर्फ देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आंसर इसका सिंपल सा है, स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम का जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन ये कर दूं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। किसी भी लाइट को जब आप किसी प्रिज्म में से पास थ्रू करते हैं या किसी प्रिज्म जैसे ऑब्जेक्ट में से, तो वो स्कैटर हो जाती है। स्कैटर होती है डिफरेंट कलर्स में। अब डिफरेंट लाइट डिफरेंट तरह के बिहेवियर शो कर सकती है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स में लाइट स्कैटर हो जाती है, तो इस स्कैटर होने के बाद जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स एक अरेंजमेंट में आते हैं तो इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम जो है ना एक यूनिक कोड की तरह होता है।
तो हर एटम का, हर एलिमेंट का डिफरेंट स्पेक्ट्रम, हर एलिमेंट का होना कहना बेहतर होगा, क्योंकि एक एलिमेंट के तमाम एटम्स का सेम स्पेक्ट्रम होगा, दूसरे एलिमेंट के तमाम एलिमेंट्स का डिफरेंट स्पेक्ट्रम होगा। तो ये स्पेक्ट्रम जो है ना, ये एक तरह से कोड होता है जो हमें बताता है कि ये फलां एलिमेंट से लाइट आ रही है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के अगर किसी एटम से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी, तो उसका स्पेक्ट्रम इस तरह का होगा। इसमें आप देख रहे हैं रेड के पास एक ब्लैक स्ट्रिप आ रही है। तो अगर इसी तरह हम आयरन का देखें, तो आयरन के जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है। इसमें 3 ब्लैंक स्ट्रिप्स हैं, एक येलो पोर्शन के अंदर है, एक ग्रीन और लाइट ब्लू के दरमियान है, फिर एक डार्क ब्लू की तरफ है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए कि आपका जो भी एटम होगा उसके लिहाज से उसका स्पेक्ट्रम डिफरेंट होगा। इसी तरह सोडियम का अगर देखें तो इसके अंदर येलो के अंदर 2 लाइंस आ रही हैं। तो ये एक तरह का बार कोड आप कह लें। तो किसी भी लाइट से अगर किसी स्टार से अगर लाइट हमारे तक पहुंच रही है, तो हम उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होंगे स्टार्स के अंदर, तो उनके डिफरेंट हमें एक टाइम पे स्पेक्ट्रम्स इकट्ठे नज़र आ रहे होंगे। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन स्पेक्ट्रम्स को अलग-अलग ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसको देखते हैं कि इसमें फलां एलिमेंट भी मौजूद है, फलां एलिमेंट भी मौजूद है, उसके इसमें मुझे सोडियम नज़र आ रहा है, आयरन नज़र आ रहा है। तो मैं उसको क्लासीफाई कर लूँगा, इस स्टार के अंदर आयरन भी है, सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है। तो ये स्पेक्ट्रम्स जो है ना, साइंटिस्ट ने तमाम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को उनके स्पेक्ट्रम बना के देख लिए हुए थे, और उनको इस तरह वो स्टार्स को चेक कर सकते कि किस स्टार में कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो दूसरी बात होगी, थर्ड जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डॉपलर शिफ्ट का। डॉपलर शिफ्ट जो होती है वो हमें बताती है कि कोई भी लाइट सोर्स जो हमारे इधर आज के सेशन के अंदर, तो उसको लाइट सोर्स को आप स्टार्स ही काउंट करें, क्योंकि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। वैसे एक ये जनरल आइडिया, तो कोई भी अगर लाइट सोर्स हो या कोई स्टार हो आज के केस में, तो वो अगर हमसे दूर या नज़दीक जा रहा है तो उसको हम पता कर सकते हैं डॉपलर शिफ्ट की वजह से, की मदद से। अब डॉपलर शिफ्ट क्या होता है, तो इसको लिए डॉपलर इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी एनिमेशन है। इसमें आपको दरमियान में एक ब्लू कलर का सोर्स है। अब ये सोर्स है, कोई भी वेव प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये मूव करेगा तो इसकी वेव्स पे डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिहाज से डिफरेंट इफेक्ट पड़ रहा है। अब जो देखिए इसकी वेव आगे को मूव कर रहा है, तो आगे की तरफ इसकी वेव्स छोटी वेवलेंथ की होती जा रही है, और पीछे की तरफ उनकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो इन केस अगर ये कोई लाइट सोर्स या कोई स्टार होता, तो आगे वाले ऑब्जर्वर को छोटी वेवलेंथ की लाइट नज़र आनी थी। छोटी वेवलेंथ की लाइट यूजुअली ब्लूइश कलर की होती है, तो वो उसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो वो रेड कलर की होती है। तो पीछे वाले ऑब्जर्वर को रेड कलर की लाइट नजर आनी थी और आगे वाले ऑब्जर्वर को ब्लू कलर की लाइट नजर आनी थी। तो ये एक डॉपलर इफेक्ट है जो आम जिंदगी के अंदर भी हर तरह की वेव्स के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टार्स के और डिफरेंट लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स के, जो हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट को देख के हम ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। अगर उसकी रेड शिफ्ट है तो वो हमसे दूर जा रहा है, अगर उसकी ब्लू शिफ्ट है तो वो हमारे नज़दीक आ रहा है। तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट थे, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गए होंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले यूनिवर्स। यूनिवर्स असल में है क्या, इसकी एक ब्रॉडर मैंने ये इस वजह से रखी है कि यूनिवर्स का कोई अपने आप को अर्थ का ग्लोब कंसीडर कर लेता है, कोई सोलर सिस्टम कंसीडर कर लेता है, कोई मिल्की वे कंसीडर कर लेता है। तो असल में यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स असल में एक ऐसी चीज़ है, दुनिया के अंदर कोई भी मैटर मौजूद है या कोई भी एनर्जी, जितनी भी सारी गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो इस यूनिवर्स के अंदर है। ठीक है। अब ये यूनिवर्स हर चीज़ को स्पैन, इसका स्पैन जो है ना, पूरी यूनिवर्स का हर किस्म के मैटर और एनर्जी, हर चीज़ के ऊपर जो ये मुश्तमिल है यूनिवर्स। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो यूनिवर्स से बाहर हो। कोई भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो एक यूनिवर्स का हिस्सा है। ठीक है। तो ये हमारी यूनिवर्स थी। अब शुरू से ही साइंटिस्ट के दिमाग में हम जो क्वेश्चन आता रहा है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के हवाले से भी,
कि हमारी यूनिवर्स बनी कैसे, तो हर कोई सोचता रहता था कि यूनिवर्स कैसे बनी। तो इसका मेनली शुरू से जो था ना 1900s में इसका काफ़ी डिस्कशन चल रही थी। तो 1920s के लगभग जो है ना दो मॉडल्स थे हमारे पास। एक था स्टेडी स्टेट मॉडल और दूसरा था बिग बैंग मॉडल। अब ये दो मॉडल से कंट्राडिक्टरी, ये एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। तो साइंटिस्ट अभी इस पे काम करना स्टार्ट कर रहे थे 1920s के अंदर। ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि ये मॉडल्स करते एक्सप्लेन क्या करते थे, किस तरह से हमारी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते थे। स्टेडी स्टेट मॉडल जो है ना वो ये एक्सप्लेन करता था कि यूनिवर्स जो है ना वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुई, वो जितनी आज है इतनी ही कल थी और इतनी ही आने वाले काल में रहेगी। तो वो कहता था कि जिस तरह यूनिवर्स मौजूद है इसी तरह ही रहेगी स्टेडी स्टेट मॉडल की। तो और इसी तरह हमेशा से रही है। तो स्टेडी स्टेट मॉडल कहता है कि जिस तरह यूनिवर्स का जो मॉडल एक दफ़ा स्टार्ट में बन गया था वो ही आज है और वो ही हमेशा रहेगा। और इसके कहना था कि कोई भी चीज़ एक्सपैंड नहीं कर रही या मूव नहीं कर रही, ऐसा सीन था। तो स्टेडी स्टेट मॉडल का कहना था कि कोई भी चीज़ एक कहना चाहिए कि जिस तरह बिग बैंग कहता है कि एक्सप्लोजन से पैदा हुई है, तो एक्सप्लोजन ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई थी। यूनिवर्स एज इट इज़ मौजूद है और मौजूद रहेगी। तो इसका कोई ऐसा सीन नहीं था कि कोई आज ये शेप है तो कल वो शेप हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये स्टेडी है। ठीक है। सेकेंडली इसके ऑपोजिट बिग बैंग का मॉडल था जो कहता कि जो हमारी यूनिवर्स है वो सबसे पहले एक इसमें जितना भी मैटर और एनर्जी है ना सारा एक खास पॉइंट पे कंडेंस था। ठीक है। एक एटम से भी छोटे साइज में। और फिर एकदम एक इवेंट हुआ बिग बैंग का। उसके बाद सब कुछ एक्सप्लोड हो गया और सब कुछ यूनिवर्स एक्सपैंड करने लगी। अब यूनिवर्स एक्सपैंड करती करती आज की स्टेट में पहुंच गई और आज की स्टेट से भी ये मज़ीद एक्सपैंड कर रही है और आगे जाएगी। कि कल जो यूनिवर्स का साइज़ था 20 मार्च को, आज 21 मार्च को साइज़ उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा और 22 मार्च को साइज़ उससे थोड़ा ज़्यादा मज़ीद होगा। तो ये बिग बैंग का कहना था। डिटेल्स आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड मॉडल की जो है ना इसमें जो एक वैसे तो इसके काफ़ी फॉलोअर्स थे, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साइंटिस्ट का फ्रेड हॉयल। तो इसका मुझे एक इंटरव्यू मिल गया जिसमें वो स्टेडी स्टेट मॉडल को ज़रा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं ये आपको ज़रा सुनाना चाहूँगा। अहमद, ये वीडियो की आवाज नहीं आ रही। ओ, तो ये तो मसला हो गया। चलें देखते हैं। एक मिनट मुझे देखने दें, शायद मैं कोई मीटिंग, चले मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो को स्किप कर देता हूँ और आपको खुद से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो वो मेरे ख्याल स्क्रीन शेयर करने की वजह से जो है ना इसकी आवाज़ जो है ना वो नहीं आ पा रही। तो इसका क्या कहना था फ्रेड हॉयल का कि जो हमने ऑब्जर्व क्या किया है। फ्रेड हॉयल ने ऑब्जर्व, अब जो मैंने आपको पहले बताया कि हम एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस स्टार के अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो फ्रेड हॉयल का कहना था, मैं इसको वीडियो को चलाता हूँ शायद उसकी ही ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट है वो आपको नज़र आ जाए। अब फ्रेड हॉयल का कहना था कि ये जो हमारे पास स्टार्स मौजूद हैं, अब ये क्या नाम है इनमें हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दूर के जो स्टार्स हैं, अब दूर के स्टार्स हैं इसका मतलब कि उनसे लाइट ज़्यादा पास में से आ रही है। फर्ज करें एक स्टार 10 लाइट ईयर्स दूर है तो उसे हम हमारी 10 साल पुरानी लाइट आ रही होगी, और एक 20 लाइट ईयर्स दूर है तो उसे 20 साल पुरानी लाइट आ रही होगी। तो वो अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये मैं आपको दिखाना चाह था। तो ये असल में स्पेस की एक डायरेक्शन उसने बनाई और ये टाइम की एक डायरेक्शन बनाई। ठीक है। तो अब टाइम जो है वो एक एक्सिस के थ्रू चल रहा है और बाकी स्पेस को उसने सारा एक ही एक्सिस से शो किया, 3 नहीं शो किए। तो अब जो उसने अब ये डिफरेंट पार्टिकल्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो बिग बैंग वाले हैं वो कहते हैं कि सारे पार्टिकल्स एक खास बिगनिंग से स्टार्ट हुए। तो ये बिगनिंग पॉइंट है और इससे
बाकी सारे पार्टिकल्स इमर्ज हुए और बाकी टाइम पे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि बिग बैंग के अकॉर्डिंग ये है कि सारे पार्टिकल्स एक जगह से ओरिजिनेट हुए और उसके बाद उनकी लाइफ चलती जा रही है। लेकिन उसने ऑब्जर्व क्या किया स्टार्स में कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम में बन रहे हैं। क्यों हम पुराने स्टार्स में देख रहे हैं वहाँ पे हमें सिर्फ हाइड्रोजन या हीलियम नज़र आ रहा है, उससे बाद वाले स्टार्स हम देख रहे हैं उनमें हमें कोई हैवियर एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उसके बाद वाले एलिमेंट्स स्टार्स के अंदर उससे ज़्यादा हैवी एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से यूनिवर्स वो कहता है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे एलिमेंट्स जनरेट हुए हैं और यूनिवर्स जो है ना कंटिन्यूसली डिफरेंट एलिमेंट्स जनरेट करती रही है पास्ट में और आगे भी करती रहेगी। तो इसमें एक पॉइंट से सबका ओरिजिनेट होना जो है ना वो उसने डिस्प्रूव करने की कोशिश की है। तो उसका ये एक मानने ऑब्जर्वेशन के लिहाज से तो एक सही बात भी मानी जा सकती थी कि फ्रेड हॉयल की बात ठीक थी। लेकिन आगे बिग बैंग की तरफ आते हैं और देखते हैं कि बिग बैंग ने बात कहाँ तक। अब ये फ्रेड हॉयल को आप याद रखिएगा कि एक इम्पोर्टेंट बंदा है, इसकी बात एलिमेंट्स वाली भी हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो बिग बैंग की तरफ आते हैं। बिग बैंग क्या कहता था? बिग बैंग के मुताबिक सारा कुछ एक जगह पे कंडेंस था और एक खास एक्सप्लोजन हुआ। अब एक्सप्लोजन हुआ तो इसकी एक ये एनिमेशन है, सारा कुछ कंडेंस था और एकदम से सब कुछ एक्सप्लोड हो गया। तो अब इसके अंदर एक चीज़ जो आपको शुरू से पता होनी चाहिए वो ये कि ये सब कुछ हुआ विद इन वेरी फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। मतलब कि आप 10⁻⁻⁻⁻ आगे 40 जीरो लगा दें और फिर 1 लगाएं, सेकंड का इतना पार्ट अगर आप ले लें तो उसके अंदर ये एक्सप्लोजन इतना ग्रेट एक्सप्लोजन हुआ। तो हम सिर्फ इस सेकंड के अरब खरब पता नहीं कितने बन जाएंगे, उतना हिस्सा जो है ना वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद से सारी जो है ना बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन होती है। हमें नहीं पता कि एक्सप्लोजन क्यों हुआ, ठीक है। तो ये जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिग बैंग हुआ क्यों था। तो जो एक सेकंड का बहुत ज़्यादा माइन्यूट हिस्सा है वो हम आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सके कि वो हुआ क्यों था। उसके बारे में भी एस्टिमेशंस मौजूद हैं, तो उनका भी आगे जाके जिक्र होगा। तो अब वो इतने छोटे से एटम साइज से एकदम से इतनी बड़ी यूनिवर्स बन गई, तो वो क्यों हुआ ये नहीं हम जानते, लेकिन वो उसके बाद आगे सारा प्रोसेस क्या हुआ वो हम जानते हैं। तो वो एक टाइम का 10⁻⁻40 सेकंड्स का एक इंटरवल है छोटा सा, जो कि हम नहीं जानते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। बाकी 10⁻40 सेकंड से लेके आगे का सारा हम जानते हैं, जहाँ से सारा टाइम। अब बिग बैंग को आप कंसीडर कर लेना, बिग एक ऐसा पॉइंट था जो टाइम भी जहाँ से स्टार्ट हुआ और स्पेस भी वहाँ से बननी स्टार्ट हुई। तो टाइम 0 पॉइंट से 0 से 10⁻40 का जो इंटरवल है ना वो नहीं हम जानते, लेकिन 10⁻40 से आगे आज प्रेजेंट तक का जो भी यूनिवर्स की लाइफ है उसको हम बिग बैंग थोड़ी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन ये करना चाहूँगा कि बिग बैंग थेरी जो है ना, इसको कुछ लोग कह देते हैं कि ये एक थेरी है। तो असल में ये चीज़ साइंस में आपको जान लेनी चाहिए कि थेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, मफरूज़ा नहीं होता। मफरूज़े के लिए हाइपोथेसिस का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। थेरी एक फैक्ट होती है जिसको आप काफ़ी जो है ना टेस्ट से या एक्सपेरिमेंट से टेस्टिफाई कर लेते हैं। तो अगर कोई मफरूज़ा ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको प्रूव उनसे प्रूव हो जाता है तो उसको फिर उसके बाद थेरी कहा जाता है। अदरवाइज उसको किसी को भी थेरी ना ऐसा नहीं कहा जाता। जैसे कि आपके पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आप कहने को तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उस काफ़ी ऐसे काम है जिसके जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बगैर हो ही नहीं सकते। आपका जीपीएस सिस्टम है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बगैर चल ही नहीं सकता। तो थ्योरी एक ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि कभी भी गलत हो सकती है। थ्योरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको काफ़ी जो है ना टेस्ट के बाद उसको टेस्टिफाई किया होता है और वो एक क्लैरिफाइड फैक्ट होता है। तो एक ये माइंड से निकाल देंगे ये एक सिर्फ थ्योरी है। तो बाकी अगर हम देखते हैं कि ये यूनिवर्स को किस तरह एक्सप्लेन करती है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं कि ये स्टार्ट किस तरह से हुई थी। बिग बैंग मॉडल इसको कहा जाता है असल में। तो दो साइंटिस्ट जो जिनका मेन कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है इसको प्रूव करने में, सबसे पहले जॉर्जिस लेमेत्रे। ये साइंटिस्ट जो था इसने मैथमेटिकली इक्वेशंस से प्रूव किया था कि यूनिवर्स एक्चुअली एक्सपैंड कर रही है। तो इसने मैथमेटिकली प्रूव किया था। और एडविन हबल जिसके नाम पे एक बहुत बड़ी स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप है,
एडविन हबल ने जो है ना वो ऑब्जर्व किया था कि जो हमारी गैलेक्सीज हैं, हमारे अब मिल्की वे से नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब इसने एंड्रोमेडा को सर्च ऑब्जर्व किया था और बताया था कि ये मूव कर रही है, हमसे दूर जा रही है। तो इस तरह उसने बाकी गैलेक्सीज को भी ऑब्जर्व किया तो सारी की सारी हमसे दूर जा रही थी। तो इसने इस तरह से ये बताया कि ये हमसे दूर करके वो दूर जाके एक्सपैंड हो रही है। तो यूनिवर्स अगर आज जो साइज है 21 मार्च को, 22 मार्च को उसका साइज एक्सपैंड करके कुछ ज्यादा हो गया होगा, तो ऑब्वियसली 20 मार्च को उसका साइज 21 मार्च से थोड़ा कम होगा। तो इसी तरह अगर हम टाइम पे बैक जाते 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 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जब सारा कुछ एक खास पॉइंट के ऊपर एक एटम एटॉमिक साइज के ऊपर कंसिस्ट करता होगा। हर चीज एक एटॉमिक साइज के अंदर पैक थी। तो इस तरह की चीज को साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, कि हर चीज एक सिंगुलैरिटी के अंदर मौजूद थी। ठीक है। तो 1927 के अंदर ये मैथमेटिकली प्रूव हुई थ्योरी, और 1929 के अंदर हबल ने इसको ऑब्जर्व किया। अब एक हबल की अचीवमेंट बड़ी इस वजह से है कि उस वक्त जो थे ना साइंटिस्ट, उनको जो गैलेक्सीज थी उनका भी कोई इतना खास अंदाजा नहीं था। कि वो आसमान में देख रहे थे तो गैलेक्सी एक पूरे स्टार की तरह उनको नजर आ रही थी। तो वो समझते कि ये सिर्फ तारे ही हैं, स्टार्स ही हैं जो हर तरफ हमें नजर आती हैं, गैलेक्सीज नहीं। तो हब्बल ने ऑब्जर्व जब किया तो उसने बताया कि ये एक स्टार नहीं है, ये एक गैलेक्सी है पूरी, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद होंगे। और ये पूरी का पूरा एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, वेरी वेरी बिग ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जिसको हम एक गैलेक्सी कहेंगे। तो इस तरह बाकी सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं जो हमसे दूर जा रही हैं। तो हब्बल ने एक तो गैलेक्सीज का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया, उनको बताया कि भाई सिर्फ स्टार्स नहीं है बल्कि स्टार्स ग्रुप्स में मौजूद हैं, और उन ग्रुप्स को हम गैलेक्सीज कहते हैं। तो वो गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी से दूर जा रही हैं। तो हबल ने इस तरह बिग बैंग मॉडल का मतलब ऑब्जर्वेशन दी, और जॉर्ज ने जो है वो इसको मैथमेटिकली प्रूव किया। अब हम जो है ना बेसिकली यहाँ से हमारी बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आपको जैसा मैंने बता दिया सब कुछ कंडेंस था। ठीक है। अब कंडेंस होने के बाद क्यों एक्सप्लोजन हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ वो पता है। वो क्या है, सबसे पहले मैटर बना किस तरह। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कैसे बना। तो 10⁻42 - 30 सेकेंड्स ये जो इंटरवल है ना, इसके अंदर कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि जब इतना ज़्यादा एनर्जी की अमाउंट या मैटर की अमाउंट को आप एक जगह पे कंडेंस कर देंगे, तो वो ए मैटर की फॉर्म के अंदर नहीं थी, वो एनर्जी की फॉर्म के अंदर थी। तो जहाँ पे जो भी एग्जिस्ट करता था वो सिर्फ एक एनर्जी एग्जिस्ट करती थी। तो ये इतने इंटरवल के अंदर 10⁻⁻40 के इंटरवल के अंदर आप इसकी एक्सपेंशन का अंदाज़ा इस तरह से लगा लेंगे, एक मतलब कि एटम के साइज से ये कोई इस तरह एक ऑरेंज के साइज या ग्रेप फ्रूट के साइज के मुताबिक बड़ी हो गई थी ये, सिर्फ ये 10⁻⁻40 सेकेंड्स में। तो एक्सप्लोजन का रेट आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कितना फास्ट एक्सप्लोजन था, और उस वक्त यहाँ पे कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि टाइम गुजरता गया, और ये जो है ना एक्सपेंशन होती गई, और टेम्परेचर इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा हाई था कि यहाँ पे कोई मैटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था। तो आपको 10⁻⁻9 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ कि टेम्परेचर भी कूल डाउन होना शुरू हो गया, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करती गई। तो टेम्परेचर कूल डाउन होने से क्या हुआ कि जो एनर्जी थी ना वो मैटर में कंडेंस होना शुरू हो गई। जैसा कि आपको पता है वो आइंस्टाइन की E=mc², वो कहती है कि एनर्जी और मैस जो है ना इंटर कन्वर्टेबल है। तो यहाँ पे जो जिस तरह जो हम फ्यूजन रिएक्शन या फिशन रिएक्शन में करते हैं कि मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे उलट हो रहा था उस वक्त कि एनर्जी थी वो मैटर में कन्वर्ट हो रही थी। अब यहाँ पे जो बात है, मैटर अकेला नहीं बन रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे एंटी मैटर भी बन रहा था। अब एंटी मैटर क्या होता है कि एंटी मैटर एक ऐसी चीज़ है जो मैटर के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। और जैसे ही कोई मैटर का पार्टिकल और एंटी मैटर का पार्टिकल टकराएगा तो वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, और खुद दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, एनाहिले इसको कहते हैं मैटर एंटी मैटर एनाहिलेशन। ठीक है। तो इससे एक बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से ये हम इस तरह अगर इंसानों को एंटीमीटर बनाने का मौका मिल गया तो ये तो इससे बहुत तबाही कर सकते हैं।
तो उस वक्त यूनिवर्स के अंदर क्या था कि मैटर के साथ साथ एंटी मैटर दोनों बनना स्टार्ट हो गए। अब अगर इसी तरह रहता कंडीशन तो यूनिवर्स तो कभी भी मैटर ना बना पाती, क्योंकि जितना मैटर बनता उतना एंटी मैटर बनता और दोनों आपस में मिलके दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते, तो कभी भी कोई मैटर एग्जिस्ट ना करता। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट का कहना वो ये है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज थी, ठीक है, बिग बैंग में कुछ इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज थी जिनकी वजह से मैटर थोड़ा सा तादाद में ज़्यादा बन गया। फर्ज कर लो कि 10 लाख पार्टिकल्स अगर मैटर के बने तो 10 लाख से एक कम पार्टिकल एंटी मैटर के बने, तो बाकी इस 10 लाख में से फिर एक पार्टिकल जो है ना वो मैटर का सरवाइव कर जाएगा। तो इस तरह वो एक एक पार्टिकल सरवाइव करता गया और एट द एंड हमें कुछ ना कुछ मैटर मिलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हुए 10⁻⁹ सेकेंड्स। इस वक्त तक यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा कह लेंगे कोई 6 to 9 माइल्स तक एक्सपेंड कर चुकी थी। 10⁻⁻1 पीको सेकंड के अंदर एक एटम से माइल्स तकरीबन काफ़ी माइल्स तक अगर एक्सपेंड कर गई थी, तो एक्सपेंशन रेट अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हाई था। तो यहाँ से हमारे मैटर की शुरुआत हुई थी। तो अब मैटर बना तो उसके बाद क्या हुआ कि 10⁻⁻6 सेकेंड्स यूनिवर्स जो थी ना वो अब पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो गए थे, और यूनिवर्स जो थी वो एक पार्टिकल्स का हॉट सूप थी, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स तो बन गए थे लेकिन इनकी एनर्जीज इतनी हाई थी कि ये कुछ भी आपस में फ्यूज नहीं हो सकते थे। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई प्रोटॉन उधर जा रहा है, कोई न्यूट्रॉन उधर जा रहा है। तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स इतनी ज़्यादा जो है ना एनर्जी रखते थे कि ये आपस में जुड़ नहीं सकते थे। तो 10⁻⁻6 सेकेंड्स तक हमारे पास पार्टिकल्स तो मौजूद थे लेकिन ये फ्यूज नहीं हो सकते थे, एटम्स नहीं बन सकते थे, और जब तक कोई एटम ना बने तो बाकी चीज़ें कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये एक हॉट सूप ऑफ पार्टिकल्स था। तो इस वक्त तक गालबन जो यूनिवर्स का साइज था वो एक मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है उस तक पहुंच चुका था, कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक एटम से एक मिल्की वे गैलेक्सी तक 10⁻⁻6 सेकेंड्स में आ गई थी। तो इतना हाई उसका एक्सपेंशन रेट था, और जो यूनिवर्स के अंदर पार्टिकल्स अब आहिस्ता आहिस्ता बनने स्टार्ट हो गए थे, और इन्हीं पार्टिकल्स की मदद से आगे जाके एटम्स बनेंगे। तो एटम्स किस तरह बनेंगे वो हम देखते हैं अगले 3 मिनट के दरमियान। अब अगले 3 मिनट के दरमियान क्या हुआ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ना वो मिले, ठीक है। और फर्स्ट न्यूक्लियाई जो है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तो होता है एक सिंपल प्रोटॉन, लेकिन हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको न्यूट्रॉन्स की भी ज़रूरत होती है। तो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन जुड़े और इन्होंने फर्स्ट जो न्यूक्लियस है ना हीलियम न्यूक्लियाई बनाने स्टार्ट किए। तो ये सिंपलेस्ट न्यूक्लियाई थे जो बने उस टाइम पे। तो अब हमारे पास न्यूक्लियस बन गया है और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इतने एनर्जाइज्ड हैं कि वो इस न्यूक्लियस के नज़दीक नहीं आ सकते और एक एटम की शक्ल में बाउंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कुछ अलहदा घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कुछ अलहदा घूम रहे हैं, और एनर्जी इतनी हाई है कि दोनों आपस में मिल नहीं सकते। तो मज़ीद 3,80,000 साल गुजर गए और यूनिवर्स इसी तरह रही, एक्सपैंड करती रही, और 3,80,000 साल तक जो यूनिवर्स थी वो एक सूप की शक्ल में ही थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहीं फ्रीली मूव कर रहे हैं और न्यूक्लियाई जो हैं वो भी फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन आपस में नहीं मिल पा रहे। लेकिन 3,80,000 साल के बाद जो है ना क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियाई हैं ये आपस में मिलने स्टार्ट हुए। तो दो बेसिक एलिमेंट्स जो है ना उस वक्त बने, हाइड्रोजन का और हीलियम का। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स थे बने, और ये फर्स्ट एटम्स जो बने इससे आगे फिर सारी चेंज चली। वो चेंज किस तरह चली वो आगे जाके हम देखेंगे। तो इस पीरियड यहाँ तक के जो पीरियड है ना 3,80,000 साल, इसको कहते हैं डार्क एजेस। डार्क एजेस क्यों कहते हैं कि मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्स एक इलेक्ट्रॉन्स का और जो सारे न्यूक्लियाई हैं डिफरेंट पार्टिकल्स हैं इनका एक कंडेंस सूप था। बहुत ज़्यादा तादाद में पार्टिकल्स मौजूद थे। आप देखें कि आपके एक पॉइंट के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स आ जाते हैं। तो आप इस पूरी यूनिवर्स को कंसीडर करें और इसके अंदर कितने ज़्यादा एलिमेंट एटम्स होंगे, और उन एटम्स को आप मज़ीद अगर देखें तो सब एटॉमिक लेवल पे जाके तो कितने ज़्यादा
न्यूक्लियाई होंगे और कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सारे के सारे एक खास जगह में इकट्ठे थे। तो वो एक बहुत ज़्यादा डेंस सिचुएशन थी, और उस सिचुएशन में से लाइट जो थी ना वो पास नहीं कर पा रही थी। अब लाइट को उस जगह से निकलने का मौका मिलता तो वो बाहर आती ना, तो वो ऐसे था जैसे एक कवरिंग है पूरी, ये जो क्लाउड बन रहा हुआ था एक इलेक्ट्रॉन्स का और पार्टिकल्स का सारा। तो इस क्लाउड के अंदर से लाइट बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो यहाँ तक के एजेस जो है ना वो डार्क एजेस है। तो ये सारा कुछ एक ओपेक ऑब्जेक्ट था, एक यूनिवर्स उस वक्त तक। ओपेक ऐसी चीज को कहते हैं जिसका कोई साया मौजूद हो, या जो ट्रांसपेरेंट ना हो। एंटी ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट है ओपेक। तो यूनिवर्स उस वक्त तक ओपेक थी। तो इस एरा को जो हम कहते हैं ना डार्क एजेस कहते हैं। तो जब एटम्स बनना स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में मिले और उन्होंने एटम्स बनाए। तो एटम्स ने अब इलेक्ट्रॉन्स को भी बाउंड कर दिया, और न्यूक्लियाई भी है वो भी। तो ये सारी चीज़ें श्रिंक होने लग गई। तो जो एक क्लाउड था वो एक तरह से डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, और यहाँ से जो फर्स्ट लाइट है ना वो हम तक आज पहुंच रही है। मतलब कि जो हमने ऑब्जर्व किया, तो वो 3 लाख यूनिवर्स बनने के, तीन बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद की जो लाइट है ना वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ना लाइट हमें आना स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो डार्क एजेस थी ना वो एंड हो चुकी थी। अब डार्क एजेस के एंड होने के बाद सवाल एक जो नेक्स्ट बनता है कि इतनी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है ये हम कैसे बता सकते हैं कि इतने छोटे पार्टिकल्स थे, उनको इतना टाइम लगा और वो इस तरह से कंडेंस हुए, और उन्होंने एनर्जी से पहले पहले एनर्जी थी, फिर पार्टिकल्स बने, फिर पार्टिकल्स की एनर्जी डाउन हुई, और डाउन होने के बाद पहले न्यूक्लियस बने, फिर एटम बने, इतना टाइम लगा। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम किस तरह बता सकते हैं? ये क्या सिर्फ हम अंदाजे ही हैं या तुक्के ही मार रहे हैं? तो इसका आंसर है कि तुक्के नहीं हम मारे, हमने ये एक्चुअली ऑब्जर्व किए हैं। तो ऑब्जर्व कैसे किए हैं उसका आंसर जो है ना वो ये है, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या चीज़ें होती हैं? पार्टिकल एक्सेलरेटर्स ऐसे कह लो कि लेबोरेटरीज के अंदर दुनिया के सबसे बड़े इक्विपमेंट्स या ऑपरेटर्स हैं जो कि पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट तक लेके जाने का काम करते हैं। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बेसिकली यूज़ करना। सर्न का नाम तो आपने सुना होगा। सर्न एक ऐसी लेबोरेटरी जिधर दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर इस वक्त लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC जिसको हम कहते हैं वो मौजूद है। तो ये काफ़ी मीलों पे एक कह लो फैली हुई एक टनल होती है। तो ये गोल सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये एक टनल है। तो इतना बड़ा एक इतनी बड़ी एक टनल होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेक्निकल जो इक्विपमेंट है उसको यूज़ करते हैं, और सिंगल पार्टिकल को वो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट तक जो है ना वो मूव करवा लेते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं। और इतना एक्सेलरेट करवाने के बाद जो है ना वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। और असल में वो करते क्या हैं? वो करते ये कि दो पार्टिकल्स को ऑपोजिटली इतना एक्सपैंड किया और उनको बाद में आपस में टकरा दिया। जब वो टकराते हैं तो वो कुछ बहुत छोटी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए अपने से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर ना कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन पार्टिकल्स को वो ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि ये पार्टिकल्स बाद में क्या करते हैं, कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, और जब वापस मिलते हैं तो किस तरह से बड़े पार्टिकल्स दोबारा से बनते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको वो यूज़ करते हैं कि वो इसी इसी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके वो बताते हैं कि असल में यूनिवर्स जब बनी होगी तो इसी प्रोसेस के थ्रू बनेगी। ये इस ऐसे ही है, फ़र्ज़ करें आपके पास गाड़ी है, और आप वैसे गाड़ी देख के तो नहीं बता सकते, कोई ऐसी गाड़ी है जिसको आप खोल नहीं सकते, ठीक है ना? तो उस गाड़ी का आपने बताना है कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप दो गाड़ियों को आपस में टकराते हो ज़ोर से, तो वो उनकी टक्कर से वो टूटती हैं, और किसी का कोई एक टायर निकल रहा है तो आपको पता लगता है कि हाँ इसमें ये एक टायर नामी चीज़ मौजूद है। किसी का कोई स्टीयरिंग निकल आया तो आप कहते हो इसके अंदर स्टीयरिंग भी मौजूद है। तो फिर आप टकराते हो तो उसके अंदर से कोई ग्लास टूट के निकलता है, तो आप कहते हो कि इसके अंदर ग्लास भी लगा हुआ है। कुछ मेटल का पार्ट टूटता है तो आप कहते हो कि इसके अंदर मेटल भी मौजूद है। तो ये इसी तरह का एक काम है कि आप पार्टिकल्स को टकराते हो और देखते हो कि उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप कहते हो कि ये चीज़ें वाकई एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, मैंने जितना सिंपल बता दिया ऑब्वियसली इतना सिंपल तो नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो पार्टिकल फिजिसिस्ट काम करते हैं वो यही करते हैं कि इन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके
वो इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ना, सब एटॉमिक तो ये ऑलरेडी हैं जो पार्टिकल, बल्कि इसके भी जो सब पार्टिकल्स है ना उनको स्टडी करते हैं और बताते हैं कि ये जो सब पार्टिकल्स हैं इनका ओरिजिन किस तरह का होगा और इन्होंने जो है बड़े पार्टिकल्स किस तरह बनाए। तो ये पार्टिकल फिजिक्स जो है इस हवाले से हम बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि इसने हमें हमारी अर्ली लाइफ के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो ये बेसिकली ये टेस्टिफाइड है हर चीज़। तो ये सिर्फ तुक्के नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए था। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब एटम्स बन गए तो तकरीबन कोई 500,000 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि एनर्जी पार्टिकल्स की, अब एटम्स जो बन चुके हैं उन एटम्स की कम होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आने लगे एक दूसरे के। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आए तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब आपको पता है कि एक ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स है। कोई एटम भी है तो उसकी एक ग्रेविटी है। तो एक एटम उसने अपने नज़दीक वाले एक एटम को ग्रेविटी की फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट किया, वो दोनों मिल गए। अब वो दो एटम्स एक साथ ग्रेविटी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब उन दो एटम्स की ग्रेविटी ज़्यादा हो गई, उन्होंने अपने आसपास के एटम्स को ज्वाइन करना स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि एटम्स जो है ना वो जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, वो एक क्लाउड जो था ना गैस का, एटम्स जो थे ना वो कह लो कि गैस क्लाउड की फॉर्म के अंदर मौजूद थे ना। तो उन गैस क्लाउड्स ने आहिस्ता आहिस्ता मिलना, गैस क्लाउड के एटम्स ने मिलना स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे बॉल्स बना दिए गैस के, जिनको हम स्टार्स कहते हैं। और वो काफ़ी बर्निंग हॉट जो गैस के बॉल्स थे ना, तो वो स्टार्स बनना स्टार्ट हो गए इस तरह से कि कुछ एटम्स नज़दीक आए, उन्होंने आपस में इर्द गिर्द के और एटम्स को अपने नज़दीक खींचा और इस तरह से ग्रेविटी बढ़ती गई और स्टार्स की फॉर्मेशन तकरीबन 500,000 ईयर्स तक स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब बिग बैंग के 500,000 ईयर्स बाद हमने फर्स्ट स्टार्स बने। अब ये जो स्टार्स थे ना ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थे। अनस्टेबल इस वजह से कह रहा हूँ कि अनस्टेबल, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी। इनके पास सिर्फ दो तरह के एलिमेंट्स मौजूद थे, हीलियम के और हाइड्रोजन के। अब यहाँ पे वो फ्रेड होयल वाली बात आप याद करें अगर, तो उसने कहा था कि हमें कुछ एलिमेंट्स पुराने स्टार्स में मिलते हैं और पुराने उसके आगे वाले में उससे हैवियर मिलते हैं, उससे आगे वालों में उससे हैवियर मिलते हैं। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ना वो डिफरेंट तरीके से बन रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या था कि स्टार्स के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गए। हाइड्रोजन और हीलियम रिएक्शन आपस एटम जो आपस में टकराए, उन्होंने फ्यूज़ किया और वो नए एलिमेंट्स बनाते गए। तो इस तरह दो एलिमेंट्स टकराए और उन्होंने कोई तीसरा एलिमेंट बना दिया। तो इस तरह से वे फ्यूजन करते गए और फिर वो जो नया बना था उसने किसी और के साथ फ्यूजन किया तो वो मज़ीद और नया बनता गया। तो इस तरह से हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बाकी जो नेचुरली एक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए स्टार्स के अंदर। ये जो स्टार्स थे ना असल में फैक्ट्रीज थी एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स बने और बाकी फिर हज़रत इंसान जो उनकी आदत है, कुदरत का जो भी काम होता है उसके पंगा इंसान खुद भी लेता है। तो इंसान ने कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो किए, क्या नाम है, आर्टिफिशली भी बना लिए। तो ये कुछ यहाँ से इस तरह हमें आइडिया मिलता है कि कुछ एलिमेंट्स पुराने स्टार्स में मौजूद हैं, उनसे फिर मिलके नए एलिमेंट्स बने, वो जो नए बने उनसे मिलके अगले स्टार्स में नए बने। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो स्टार्स का भी जो ना वो स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गए। तो जिस तरह हैवी एलिमेंट्स बनते गए तो उनका फ्यूजन प्रोसेस कम होता गया, क्योंकि जितना हैवी एलिमेंट होगा उसको फ्यूज़ करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और जब उनको फ्यूज़ ना कर पाएगा स्टार तो इट मीन्स उसकी एनर्जी कम हो गई। तो इस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो बने और पीरियोडिक टेबल हमारे पास कंप्लीट हुआ। तो डिफरेंट एलिमेंट्स इस वजह से हमारे टाइम में डिफरेंट टाइम में नज़र आते हैं कि पुराने स्टार में सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम से आहिस्ता आहिस्ता आगे आते जाएँ तो थोड़े से मज़ीद नए स्टार्स बनते जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद नए एलिमेंट्स बनते जाते हैं और फिर इस तरह से हमारा जो एलिमेंट्स है ना वो डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम्स के अंदर हमें नज़र आते हैं। तो फ्रेड होयल की ऑब्जर्वेशन भी ठीक थी, उसने अब वो मर गया बिग बैंग को अपोज करते करते, लेकिन उसने एलिमेंट्स की जो बात की थी वो वाकई सच की थी कि एलिमेंट्स जो थे वो डिफरेंट टाइम में बने थे और डिफरेंट एलिमेंट्स बने थे। तो ये स्टार्स की ऑब्जर्वेशन से हमने सारा काउंट किया। आगे चलते हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम जो था, अब
गैलेक्सीज किस तरह बनी। आप अगर अपने किसी टेलीस्कोप से अगर अपने स्काई को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे आपको डिफरेंट गैलेक्सीज नजर आएंगे और इन गैलेक्सीज के दरमियान स्पेसिस हैं। तो ये बेसिकली 1960s के अंदर ना इसी पॉइंट को ख़ास तौर पे जो स्टेडी स्टेट मॉडल के जो अब ये बाकी जो पार्टिकल्स वगैरह की बातें की हैं ये तो हमने काफ़ी देर बाद आगे ऑब्जर्व की हैं, लेकिन ये जो गैलेक्सीज वाला पॉइंट था ना ये उस पॉइंट पे भी ऑब्जर्व किया जा सकता था, क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स इतनी ज़्यादा उस टाइम कह लो कि एक्सपेरिमेंट्स उसके इतने ज़्यादा नहीं थे, एडवांस नहीं थे कि वो हमारे अर्ली पार्टिकल्स की हम इंफॉर्मेशन बता सकते, ये तो हमने बाद में किया। लेकिन जो गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना था ये हम तो उस दौर में भी कर सकते थे 1960 के दौर में। तो स्टेडी स्टेट मॉडल के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जो बड़ा क्वेश्चन जो राइज किया ना वो यही क्वेश्चन राइज किया कि भाई बिग बैंग में स्टार्स तो बन गए, अब होना तो ये चाहिए था कि सारी तरफ हमें स्टार्स ही स्टार्स नजर आते। तो ये गैलेक्सीज हमें नजर आ रही कि कुछ स्टार्स का ग्रुप एक जगह पे और कुछ स्टार्स का ग्रुप एक जगह पे है, दरमियान के ब्लैंक स्पेस है। तो ऐसा क्यों है कि स्टार्स अलग अलग कैसे हो गए, इनको तो हमें हर तरफ एक यूनिफॉर्म स्टार्स नजर आने चाहिए थे। अगर अब ये एक ऐसा पॉइंट था कि जिसपे जो बिग बैंग के साइंटिस्ट थे वो थोड़े परेशान हो गए कि हमें कुछ ऐसा शो करना है कि गैलेक्सीज भी बने स्टार्स के थ्रू। तो इसको ऑब्जर्व किया असल में एक एक्सीडेंट ने। तो ये दो साइंटिस्ट थे, आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन। 1965 के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया से जंग लड़ रहा था तो उस दौरान ये दो साइंटिस्ट असल में ना एक रेडियो वेव्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे थे। तो इनके पीछे जो आपको स्ट्रक्चर सारा नजर आ रहा है ना, एक बड़ा सारा बाजा नजर आ रहा है आपको, तो ये बाजा नहीं असल में ये एक पुराना सैटेलाइट एंटीना है, ठीक है। तो ये सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए ना रिसीविंग एंटीना है। तो अब ये जब शुरू में सैटेलाइट्स से काम स्टार्ट किया था तो इस तरह का एंटीना यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद ये जो एंटीना है ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए काम तो नहीं आया। लेकिन जो इन साइंटिस्ट ने कहा चलो हम इसको अपने स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया रेडियो वेव्स को। तो रेडियो वेव्स को जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने एक चीज़ देखी कि इनको एक अनएक्सपेक्टेड रेडियो वेव्स मिल रही थी। अब वो ये बड़े परेशान हुए कि भाई ये हमारे एक्सपेरिमेंट में ये आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बड़ी स्पाइक इनको हर बार रेडियो वेव्स की आ रही थी। तो ये उस चीज़ को लेके बड़े परेशान हुए कि भाई ये हमारी रेडियो वेव्स कहाँ से आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक दफ़ा परेशान हो गए, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने डीपली स्टडी किया तो वो जो वेव्स थी वो असल में आ रही थी स्पेस से। स्पेस से क्या आ रही थी, उनको हम कहते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है। उनको हमने बाद में नाम रख दिया कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब वो बैकग्राउंड रेडिएशंस जो थी ना वो असल में क्या थी, वो असल में बिग बैंग का जब एक्सप्लोजन हुआ तो उस एक्सप्लोजन से बचने वाली जो रेडिएशंस आज आज तक हम तक पहुंच रही हैं वो रेडिएशंस इन्होंने पिक की थी। अब वो रेडिएशन इन्होंने पिक तो कर ली, लेकिन इन्होंने गैलेक्सीज का इसके साथ क्या ताल्लुक है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि जब इन्होंने काफ़ी ट्राइज की फिर इसको वो रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने की, तो उस वक्त तो इसको ये गैलेक्सीज को नहीं प्रूव कर सके थे। तो इस इधर मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास फ़र्ज़ करें एक रेडियो है अगर, तो रेडियो के अंदर आप जो है कभी कभार आप उसको ट्यून अगर करें तो कोई दो चैनल्स के दरमियान आपको काफ़ी आवाज़ आएगी, डिस्टॉर्शन आती है, वो काफ़ी शां शां की आवाज़ें आती है ना। तो उस सारी शां शां की आवाज़ों के अंदर से कुछ एक छोटा सा फ्रैक्शन आज भी आप बिग बैंग का सुनते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप किसी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को अपने एंटीना से रिसीव करके सुन रहे हो बचपन से, अगर आपके पास कभी आपने कभी रेडियो यूज़ किया तो ऑब्वियसली अगर बिग बैंग से इस तरह की रेडिएशंस मौजूद है तो उन रेडिएशंस को स्टडी हम करके बता सकते हैं कि बिग बैंग की हालत किस तरह की थी। तो आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस तो ढूंढ ली थी, लेकिन उसको डिटेल में ये स्टडी नहीं कर सकते। हाउएवर इनको 1978 के अंदर नोबेल प्राइज़ इस चीज़ का मिल चुका था कि इन्होंने ये रेडिएशंस जो है ना डिस्कवर की थी। अब
इस जो रेडिएशंस हैं इनको डीपली स्टडी करने के लिए ना 1989 के अंदर जो ना हमने क्या किया, नासा ने एक कॉब ई, इसको कहते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, ये एक सैटेलाइट, ऐसी सैटेलाइट कह लो या कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमने स्पेस में भेजा, क्योंकि ज़मीन पे रहते हुए हमें बाकी और तरह की काफ़ी डिस्टॉर्शंस मिल सकती थी उन बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम स्पेस में जाते हैं और वहाँ जाके प्रिसाइजली कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस को हमने अच्छी तरह से स्टडी किया, और उससे हमने सारी कैलकुलेशंस करने के बाद पूरी यूनिवर्स की कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जो हमें मिल रही थी उसका एक मैप तैयार कर लिया, जो जिसकी पिक्चर आपको राइट साइड पर नज़र आ रही है। अब ये जो मैप है ना, ये एक तरह से कह लें कि आप बिग बैंग का मैप है। तो जब फर्स्ट रेडिएशंस बिग बैंग के थ्रू निकलना स्टार्ट हुई थी तो वो यूनिवर्स में एक्सपैंड फैल गई थी, और उन रेडिएशंस को हमने जब इकट्ठा करके कलेक्ट करके एक मैप की शक्ल में बनाया तो ये मैप हमारे पास आया। अब इस मैप को ज़रा आप ऑब्जर्व करें। इस मैप के अंदर आपको कहीं पे ब्लैंक स्पेसेस नज़र आएंगी और कहीं पे कुछ खास कंसंट्रेशन डिफरेंस है कि कुछ जगह पे मैट रेडिएशन ज़्यादा है, कुछ रेडिएशंस नहीं है, कुछ रेडिएशंस कम है। तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, असल में ये वजह थी हमारी जो गैलेक्सीज हैं इनकी फॉर्मेशन की। फ़र्ज़ करें कि अब ये जो हमारा पास में जब एटम्स वगैरह बनना स्टार्ट हुए थे और स्टार्स बनना स्टार्ट हुए थे, तो अगर तो ये सारा स्मूथ होता ना, तो एक ही हमें सुपर मेगा गैलेक्सी नज़र आती जिसके अंदर सारे के सारे स्टार्स हर तरफ हमें नज़र आते। लेकिन क्योंकि इनके अंदर ये स्पेसिस थी, छोटे छोटे क्रैक्स थे, तो वो गैस क्लाउड जो बने थे ना उनके दरमियान क्रैक्स थे। अब ये गैस क्लाउड्स आपस में मिलते गए ना, तो स्टार्स जो है ना वो अलग अलग गैलेक्सीज की फॉर्म में बनते गए। तो ये कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस ने हमें बताया कि शुरू में जो बिग बैंग था वो होमोजीनियस नहीं था, उसके अंदर थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटीज़ थी। अब ये एबनॉर्मेलिटीज़ अगर इसका ताल्लुक हो सकता है कि वो जो एटॉमिक साइज सिंगुलैरिटी थी जो बिल्कुल बिग बैंग से भी पहले थी, उसके अंदर भी कुछ फिजिसिस्ट ये भी कहते हैं कि जब सारा कुछ इतने छोटे लेवल पे कंडेंस था तो उसको एक उसके अंदर कुछ पार्टिकल फ्लक्चुएशंस हुई थी। और हो सकता है कि जो हमारे पास कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर ब्लैंक्स हैं वो उन्हीं फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हों। अब वो फ्लक्चुएशंस क्या थी वो नहीं हमें पता, लेकिन वो फ्लक्चुएशंस बिग बैंग का कॉज हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूनिवर्स जो है वो इस तरह से उन फ्लक्चुएशंस की बेस पे बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग होने के बाद जो है ना हमें ये यूनिवर्स मिली, और उसके बाद जो है आगे का हमारे पास जो सारा सिस्टम बना ये वाला। तो इसी तरह से हमने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस की बेस के ऊपर गैलेक्सीज की भी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो चीज़ थी इस सारी को आज तक की प्रेजेंट लाइफ के अंदर ये पिक्चर है इसके अंदर एक्सप्लेन किया है बिग बैंग थ्योरी को कि किस टाइम के अंदर हमारा जो बिग यूनिवर्स थी उसकी क्या साइज था, और ये सारा एक उसकी एक समरी पिक्चर है। और इस तरह ये शो करती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किस तरह से एक्सपैंड करती गई है, और इसके नीचे स्केल भी है, टाइम स्केल भी है और डिस्टेंस स्केल भी है। तो ये एक तरह से एक पिक्चर एक समरी है कि हमारी यूनिवर्स किस तरह से बनी। तो यहाँ तक तो था हमारा बिग बैंग का पोर्शन। बिग बैंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया कि हमारी यूनिवर्स एक्सप्लेन कर रही है। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम हर चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके हैं, और कुछ चीज़ें जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्रूव हो जाए। ठीक है, अब लाजमी नहीं कि हम हर चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। हो सकता है कि आज की प्रेजेंट दौर की रिसर्च पार्टिकल फिजिक्स में इतनी एडवांस हो जाए कि वो बिग बैंग की कॉज का भी अंदाज़ा लगा सके, और ये भी हो सकता है कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि बिग बैंग से पहले क्या मौजूद था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इस पे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम मज़ीद इसमें तरक्की हमें मिलेगी तो हम हो सकता है पता लगा लें। लेकिन अभी तक की जो स्टोरी है ना वो मैंने अभी तक आपको ये एक्सप्लेन की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये आता है कि यूनिवर्स का फेट क्या होगा, इसकी किस्मत क्या है कि आगे जाके ये क्या बनेगी।
तो इसके बारे में भी कंट्राडिक्शन है, कोई ऐसा हमने अभी इसके बारे में कह लें कि थ्योरी डेवलप नहीं की कि हम उसको कोई एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ कह सकें। दो आइडियाज़ हैं जो चलते हैं। पहला आइडिया है बिग क्रंच जिसको कहते हैं। अब ये क्या, इसके मुताबिक सारी यूनिवर्स एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगी जब सब एनर्जीज जो है ना वो बहुत, हर चीज़ की, मैटर की बहुत कम हो जाएंगी, और फाइनली जो है ना वो सारा कुछ एकदम से स्क्वीज हो जाएगा। जिस तरह एकदम से सारा कुछ एक्सपैंड हुआ था, ये सारा कुछ एकदम से स्क्वीज वापस हो जाएगा और वापस एक सिंगुलैरिटी बन जाएगी। तो वो सिंगुलैरिटी, कुछ कहते हैं कि वो सिंगुलैरिटी मजीद आगे जाके दोबारा से बिग बैंग करेगी, दोबारा नई यूनिवर्स बनेगी, फिर दोबारा क्रंच होगा। तो ये एक कह लो कि आइडिया है जिसको हमने कुछ मतलब इसको टेस्टिफाई तो नहीं किया और ना हम कर सकते हैं अभी तक। तो ये एक आइडिया कि बिग क्रंच हमारी यूनिवर्स का खात्मा इस तरह होगा। दूसरा जो है वो कुछ कुछ ज़रा मानने में ज़्यादा आता है कि इसका कहना ये कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड करती 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 इस तरह एक्सपैंड हो जाएगी कि हर चीज़ एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाएगी। तो हर चीज़ एक तो एक्सपैंड कर रही है, तो एक्सपैंड करती करती इतना एक्सपैंड कर जाएगी कि जो है ना आपको कोई भी आसमान में सितारा ना नज़र आएगा, कोई चीज़ ना हो। और आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ कहते हैं कि प्लैनेट्स वगैरह के एटम्स तक भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और हर चीज़ सेपरेट होती होती है एक दफ़ा दोबारा में इनफाइनाइट स्पेस कवर कर लेंगे और दोबारा से हो सकता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो एक एम्प्टीनेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये बेसिकली दो आइडियाज़ हैं। इनको हम एक प्रॉपर, मैं इसको थ्योरी भी नहीं कहूँगा। तो ये एक दो आइडियाज़ हैं जो कि हमारे यूनिवर्स के खात्मे के जो है ना आइडियाज़ हैं कि ये हमारी यूनिवर्स का खात्मा इस तरह से हो सकता है। होगा कैसे ये हम नहीं भी जानते, हो सकता है फ्यूचर में हम जान सके अगर अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी तो। बाकी लास्ट मैं जो कर रहा हूँ, लास्ट स्लाइड है ये मेरी, कि कुरान पाक की एक आयत है जिससे मैं जिसको हम चाहें तो बिग बैंग से रिलेट कर सकते हैं। कि इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या काफ़ी लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन जो है वो बाहम मिले जुले थे, आपस में सारे एक दूसरे से कंटेंट्स मिले हुए थे, और इन्हें हमने जुदा किया और हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। क्या ये लोग अब भी ईमान नहीं लाते? तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, कई हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये सोचा जाता है कि ये सारी चीज़ें महफूज़ हैं, हमें साइंटिस्ट पागल हैं, ऐसे ये यूनिवर्स के बारे में इस तरह का सोचते हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ने हमें गौर करने के लिए दी, कुरान में भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। बेसिकली वैसे तो कुरान एक साइंस की किताब तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे कुरान ने साइंस के रेफरेंस दिए उसको हम जुटला तो नहीं सकते, क्योंकि वो कुरान की बातें हैं और वो सच है। तो ये इस आयत को आप बिग बैंग से रिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे अल्लाह ताला का मतलब बिग बैंग ही हो, कि वो बिग बैंग कैसे। तो इसका, इस आयत का अगर आप कह सकते हैं कि तर्जुमा जो है ना वो जो है अपने मतलब के लिए किया गया तर्जुमा ऐसा हो सकता है। मैंने इसके काफ़ी डिफरेंट स्कॉलर्स ने जो इसको ट्रांसलेट किया ना, डिफरेंट ट्रांसलेशंस देखी हैं, तो मोर और लेस जो है ना अल्फाज थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं। कहीं पे मिले जुले लिखा हुआ है, ज़मीन और आसमान मिले जुले थे, कहीं पे लिखा हुआ है वो बंद थे और हमने इनको खोला। तो मोर और लेस मीनिंग सेम है, अल्फाज हल्के फुल्के चेंज होते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने खुद इसको वेरीफाई किया है। तो ये वो चीज़ है कि कुरान ने इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो ये कुरानिक रेफरेंस भी मैंने आपको दे दिया। बाकी जो सारी मैंने आपको कहानी सारी अपनी यूनिवर्स की बता दी। तो यहाँ तक तो मैंने कोशिश की कि काफ़ी इसको जनरलाइज करूँ, कि बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स में मैं नहीं गया। कि कुछ अगर जनरल मेंबर्स हमारे पास बैठे हुए हैं जो कि नॉन फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनको भी कुछ हद तक ये बातें समझ आ जाएं। तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं।
आपको हमारा फीडबैक फॉर्म जो है वो शेयर कर देते हैं हम, और उस फीडबैक फॉर्म को आप फिल करें और बताएं कि जो अभी हमारे पास आपको हमारा ये जो कैसी लगी ये टॉक, उसके बारे में आपको सजेशन देना चाहते हैं, या अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप उधर से भी फीडबैक फॉर्म में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अटेंडी ने हाथ हैंड रेज किया, मैं इसको अनम्यूट कर रहा हूँ। इब्तिसाम, आप दोबारा हैंड रेज करें, क्योंकि अगर आप हैंड रेज करेंगे तब मैं आपको अनम्यूट कर सकूँगा। अगर किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर सकूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकूँगा। या आप चैट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो साम, ये जो फीडबैक फॉर्म है आपको हम मेल करना तो मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी ईमेल हम कंफर्म नहीं कर सकते। ऐसा कीजिएगा, आप हमारे फेसबुक पेज जो है वहाँ पे जाके आप मैसेज कर दें, हम आपको वहाँ पे आपको इनबॉक्स में आपको ये जो फीडबैक फॉर्म है ये हम सेंड कर देंगे।